स्पेस, ये सबसे खतरनाक जगह है। एक बहुत बड़ा शांत खालीपन जो आपको पूरा निगल सकता है। वहां आपकी चीख कोई नहीं सुन सकता। ये कमर्शियल टोइंग वेसल नोस्ट्रोमो की दुनिया है। ये एक बहुत बड़ा शिप है जो अंतहीन रात में एक बड़ी रिफाइनरी ढो रहा है। इसके 60 क्रू मेंबर्स हाइपर स्लीप में हैं, घर और एक मोटी सैलरी के सपने देख रहे हैं। उन्हें उस बुरे सपने का जरा भी अंदाजा नहीं है जो अब होने वाला है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ सर्वाइवल का टेस्ट है जिसे वे समझ भी नहीं सकते। ये एलियन की कहानी है, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें सिखाया कि सबसे डरावने मॉन्स्टर्स वे हैं जिन्हें हम अपने साथ वापस लाते हैं। शिप का कंप्यूटर MUTHUR अचानक क्रू को जगाता है। उनकी घर वापसी की यात्रा बीच में ही रुक गई है। वे अपनी मंजिल से कई लाइट ईयर दूर हैं। एक रहस्यमयी सिग्नल ने उन्हें नींद से जगाया है। ये एक ट्रांसमिशन है, शायद एक डिस्ट्रेस कॉल। कंपनी की पॉलिसी साफ है, इंटेलिजेंट लाइफ के किसी भी संकेत की जांच की जानी चाहिए। क्रू के लिए ये एक अनचाहा बदलाव है। वे ट्रकर्स हैं, एक्सप्लोरर्स नहीं, लेकिन आर्डर होता है और इसे नजरअंदाज करने पर अपनी हिस्सेदारी खोनी पड़ती है। ना चाहते हुए भी कैप्टन डलास, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केन और नेविगेटर लैम्बर्ट पास के मूनलिट LV-426 पर उतरने की तैयारी करते हैं जहां से सिग्नल आ रहा है। मूनलिट पर उतरना बहुत मुश्किल है। छोटा लैंडिंग क्राफ्ट नार्सिसस कठोर वातावरण से बुरी तरह टूट जाता है। ये एक खतरनाक माहौल है, चट्टान और परछाइयों का एक पुराना लैंडस्केप। सिग्नल कोई दोस्ताना हेलो नहीं है, ये तो एक चेतावनी जैसा लगता है। लेकिन इंसानी जिज्ञासा या शायद कॉर्पोरेट लालच उन्हें आगे बढ़ाता है। उन्हें सोर्स ढूंढना ही है। ये एक क्लासिक सर्वाइवल सिचुएशन है। आप अनजान जगह पर हैं, आपका इक्विपमेंट खराब हो गया है और आपको नहीं पता कि वहां क्या है। पहला नियम है खतरे का अंदाजा लगाना। लेकिन आप ऐसी चीज का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं जो पूरी तरह से एलियन हो? LV-426 पर खामोशी कान फाड़ देने वाली है। हवा में एक पुराने डर का एहसास भरा हुआ है। क्रू सतह पर उतरता है। उनके सूट्स उन्हें खतरनाक वातावरण से बचा रहे हैं। वे एक विशाल वीरान लैंडस्केप में छोटे से धब्बे हैं, एक ऐसे सिग्नल से खिंचे चले जा रहे हैं जिसे वे नहीं समझते। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है वे एक कब्र की तरफ चल रहे हैं। एक ऐसी कब्र जिसमें एक ऐसा प्राणी है जिसका एकमात्र मकसद है बढ़ना, किसी भी कीमत पर जीवित रहना। अंधेरे में उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और उनके हाकू में कुछ भी नहीं है। स्पेस के बीहड़ में आप या तो शिकारी होते हैं या शिकार। सिग्नल का सोर्स उनकी कल्पना से भी परे है। ये कोई इंसानी शिप नहीं है, ये एक विशाल चांद के आकार का एलियन वेसल है जो हजारों सालों से क्रैश होकर खामोश पड़ा है। इसका डिजाइन बायोमैकेनिकल है, जैसे इसे बनाया नहीं बल्कि उगाया गया हो। अंदर ये एक कब्रिस्तान है। उन्हें एक जीवाश्म एलियन पायलट मिलता है, स्पेस जॉकी, जिसकी छाती अंदर से फटी हुई है। ये सबसे बड़ा चेतावनी का संकेत होना चाहिए था, एक साफ मैसेज कि वापस मुड़ जाओ, इस चट्टान से उतर जाओ और फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन वे आगे बढ़ते हैं, डेरिलिक्ट शिप के पेट में और अंदर जाते हैं। उनका मिशन अब एक खतरनाक खोज बन गया है। पायलट के चैम्बर के नीचे केन को एक विशाल गुफा मिलती है। ये बुरे सपनों की नर्सरी है। जमीन पर सैकड़ों चमड़े जैसे अंडे के आकार की चीजें पड़ी हैं, जो उसकी टॉर्च की रोशनी में चमक रही हैं। अंडों पर धुंध की एक पतली परत है जो उनकी मौजूदगी से शुरू हुई है। ये एक जाल है जिसे पूरी तरह से बिछाया गया है और एक जिज्ञासु मेजबान का इंतजार कर रहा है। केन कर्तव्य और आकर्षण के मिश्रण से प्रेरित होकर एक अंडे के पास जाता है। उसे अंदर कुछ हरकत दिखती है। अचानक उसका ऊपरी हिस्सा एक भयानक फूल की तरह खुल जाता है। अंदर कुछ धड़कता हुआ दिख रहा है। वह बेहतर देखने के लिए और करीब झुकता है। किसी भी सर्वाइवल सिचुएशन में ये एक जानलेवा गलती है। हमला तेज और डरावना होता है। एक प्राणी, एक फेसहगर, अंडे से कूदकर केन के हेलमेट पर चिपक जाता है। उसके मजबूत पैर उसके सिर को जकड़ लेते हैं और उसकी लंबी पूंछ उसके गले में लिपट जाती है, उसे घोंट देती है। उसके शरीर से निकला एसिड उसके हेलमेट के वाइजर को डरावनी आसानी से पिघला देता है। क्रू उसे नोस्ट्रोमो वापस लाने के लिए भागता है। वारंट ऑफिसर रिप्ले
क्वारंटीन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें वापस बोर्ड पर आने से मना कर देती है। वह जोखिम जानती है। आप कभी भी एक अज्ञात जैविक नमूना को एक सुरक्षित वातावरण में नहीं लाते, लेकिन साइंस ऑफिसर ऐश उसके कमांड को ओवरराइड कर देता है और बाहरी दरवाजा खोल देता है, जिससे उनकी किस्मत सील हो जाती है। शिप पर वापस प्राणी को हटाने के क्रू के प्रयास बेकार हो जाते हैं। उसके एक उपांग को काटने से आणविक एसिड का एक फुहारा निकलता है जो शिप के कई डेक से होकर निकल जाता है। इस चीज में एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ये एक सर्वाइवर है, फिर उतनी ही रहस्यमयी तरीके से जितनी जल्दी वह आया था। फेसहगर अपने आप केन से अलग हो जाता है और मर जाता है। केन जागता है, आश्चर्यजनक रूप से ठीक महसूस कर रहा है, बस भूखा है। क्रू पर राहत की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है। वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ है। घुसपैठियां पहले से ही अंदर है। क्रू हाइपर स्लीप में वापस जाने से पहले आखिरी बार खाना खाने के लिए इकट्ठा होता है। माहौल हल्का है, लगभग जश्न जैसा। उन्होंने LV-426 पर हुई मुसीबत से बच गए हैं और केन पूरी तरह से ठीक हो गया है। वे मजाक करते हैं और खाते हैं। तनाव आखिरकार टूट गया है। ये तूफान से पहले की शांति है। अचानक केन जोर से कांपने लगता है, हवा के लिए हाँफने लगता है। वह मेज पर गिर जाता है। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा है। क्रू केवल डर से देख सकता है, पूरी तरह असहाय। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश करते हैं ताकि उसे दम घुटने से रोका जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे जो होता है वह सिनेमा के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक है। केन की छाती से खून का फव्वारा निकलता है क्योंकि एक छोटा पीला प्राणी चेस्ट बर्स्टर उसके शरीर से बाहर निकलता है। वह एक पल के लिए रुकता है, खून से सना हुआ, डरे हुए क्रू पर चीखते हुए, फिर शिप की परछाइयों में भाग जाता है। क्रू डर और अविश्वास से जम जाता है। उनका दोस्त मर गया है, अंदर से मारा गया है और हत्यारा अब उनके शिप पर खुला घूम रहा है। एलियन का जीवन चक्र अपने अगले चरण पर पहुंच गया है और नोस्ट्रोमो अभी अभी उसका शिकार का मैदान बन गया है। तुरंत बाद का माहौल अराजकता और घबराहट से भरा है। अब नोस्ट्रोमो के हर गलियारे में डर का एहसास समा गया है। वे एक मेटल के डिब्बे में फंसे हुए हैं, मदद से लाखों मील दूर, एक ऐसे जीव के साथ जो खतरनाक दर से बढ़ रहा है। शिप, जो कभी उनका घर था, अब आतंक का एक भूल भुलैया है। हर परछाई, हर वेंट, हर आवाज एलियन हो सकती है। पार्कर और ब्रेट, शिप के इंजीनियर, को छोटे प्राणी का शिकार करने का काम सौंपा गया है। कैटल प्रॉड्स और काम चलाऊ जाल से लैस होकर वे शिप के निचले हिस्से में जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां जंजीरें और टपकता पानी है, घात लगाने के लिए एक आदर्श वातावरण। एलियन अब छोटा नहीं है, उसने अपनी खाल उतार दी है और 8 फीट से ज्यादा लंबा बायोमैकेनिकल हॉरर बन गया है। जब ब्रेड क्रू की बिल्ली जोन्स को ढूंढते हुए पार्कर से अलग हो जाता है तो वह सीधे प्राणी के रास्ते में आ जाता है। जेनोमॉर्फ अब पूरी तरह से बड़ा हो गया है। शिप की मशीनरी से निकलता है जहां वह पूरी तरह से छिप गया है। वह तेज गति से हमला करता है। उसका दूसरा जबड़ा ब्रेट की खोपड़ी को छेदने के लिए बाहर निकलता है। उसकी चीखें शिप के कम्स में गूंजती हैं। बाकी क्रू के लिए एक भयानक घोषणा। उनकी समस्या अभी और बड़ी और जानलेवा हो गई है। एक गया, 5 बाकी। ब्रेट के जाने के बाद उनकी स्थिति की हकीकत सामने आ जाती है। ये अब केवल नियंत्रण की बात नहीं है, ये जिंदा रहने की बात है। क्रू का शिकार किया जा रहा है, एक एक करके उन्हें मार दिया जा रहा है। कैप्टन डलास सच्ची लीडरशिप दिखाते हुए प्राणी से लड़ने का फैसला करता है। उसकी योजना है कि वह शिप के घुटन भरे वेंटिलेशन सिस्टम से रेंग कर जाए एक फ्लेम थ्रोअर के साथ और एलियन को एयरलॉक में धकेल दे। ये एक बहादुर लेकिन लापरवाह चाल है। आपको कभी भी एक खतरनाक जानवर को कोने में नहीं धकेलना चाहिए, खासकर एक तंग जगह में जहां कोई भागने का रास्ता न हो। उसका एकमात्र मार्गदर्शक लैम्बर्ट की कम्स पर आवाज है, जो मोशन सेंसर पर एलियन की हलचल को ट्रैक कर रही है। वेंट्स के माध्यम से यात्रा पूरी तरह से तनावपूर्ण है। ये अंधेरा, संकरा है,
और पानी की हर बूंद एक कदम की आवाज लगती है। डलास सावधानी से चलता है। उसका फ्लेमथ्रोअर रोशनी का एकमात्र स्रोत है। लैम्बर्ट की घबराई हुई आवाज बताती है कि एलियन हिल रहा है, करीब आ रहा है। ये उसके ठीक पास है। मैं इसे नहीं देख सकता, डलास चिल्लाता है। ट्रैकर दिखाता है कि प्राणी उसके ठीक ऊपर है। अचानक अंधेरे से उसके ठीक सामने एलियन की डरावनी चीख निकलती है। कम्स बंद हो जाते हैं। कैप्टन चला गया। क्रू अब लीडरलेस हो गया है और निराशा में डूब रहा है। एलियन ने उन्हें फिर से मात दे दी है। रिप्ले, अब सबसे ऊंची अधिकारी, कमांड लेती है। वह अपनी मूल वृत्ति का पालन करने का फैसला करती है। शिप को नष्ट कर दो। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि प्राणी मारा जाए। वह आत्मविनाश अनुक्रम शुरू करने के लिए MUTHUR तक पहुंचती है, लेकिन उसे एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। उसे विशेष आदेश 937 मिलता है। क्रू खत्म। कंपनी को एलियन के बारे में शुरू से ही पता था। उनका मिशन किसी को बचाना नहीं था, ये जीवन रूप को वापस लाना था। ऐश, शांत साइंस ऑफिसर, को ये सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम किया गया था कि ऐसा हो, भले ही क्रू की जान चली जाए। वह एक एंड्रॉइड था। जब रिप्ले ऐश का सामना करती है तो वह उस पर हमला करता है, अपनी सिंथेटिक प्रकृति का खुलासा करता है। वह उसके गले में एक मुड़ी हुई पत्रिका डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। पार्कर और लैम्बर्ट ठीक समय पर हस्तक्षेप करते हैं। ऐश को आग बुझाने वाले यंत्र से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसका कटा हुआ सिर अभी भी काम कर रहा है। प्राणी के लिए कंपनी की ठंडी प्रशंसा का खुलासा करता है। एक परफेक्ट जीव, वह इसे कहता है। इसकी संरचनात्मक पूर्णता केवल इसकी शत्रुता से मेल खाती है। रिप्ले, पार्कर और लैम्बर्ट को राक्षस का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये जानते हुए कि उनके जीवन का उनके मालिकों के लिए कोई मतलब नहीं था। उनकी एकमात्र उम्मीद नोस्ट्रोमो को उड़ा देना और शटल से भागना है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट हो गया है। घड़ी चल रही है, अलार्म बजते हैं और लाइटें चमकती हैं क्योंकि नोस्ट्रोमो खुद को फाड़ना शुरू कर देता है। बचे हुए 3 सर्वाइवर, रिप्ले, लैम्बर्ट और पार्कर, अपनी शटल नार्सिसस में भागने के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए भागते हैं, लेकिन एलियन उनके और उनके एकमात्र बाहर निकलने के रास्ते के बीच खड़ा है। घबराहट छा जाती है। इस अराजकता में लैम्बर्ट डर से जम जाती है क्योंकि वह जेनोमॉर्फ के आमने सामने आती है। पार्कर उसे बचाने की कोशिश करता है, फ्लेमथ्रोअर से प्राणी पर हमला करता है, लेकिन वह उसकी गति और शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाता। रिप्ले कम्स पर उनकी मरती हुई चीखें सुनती है। वह अब पूरी तरह से अकेली है। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तेजी से काम करने लगती है। दुख के लिए कोई समय नहीं है। वह नोस्ट्रोमो के एक्सप्लोडिंग गलियारों से भागती है। जोन्स बिल्ली को उसके कैरियर में लिए हुए शटल के लिए एक हताश आखिरी दौड़ लगाती है। एलियन हर जगह है और कहीं नहीं है। वह मुश्किल से नार्सिसस तक पहुंचती है और नोस्ट्रोमो के एक बड़े थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट में फूटने से ठीक पहले लॉन्च करती है। अंतरिक्ष के शून्य को रोशन करती है। एक पल के लिए शांति होती है। वह बच गई है। उसने राक्षस को हरा दिया है और प्रेतवाधित जहाज से बच निकली है। वह घर की लंबी यात्रा के लिए तैयार होती है। उसकी लॉग एंट्री उसके द्वारा झेले गए आतंक का एक प्रमाण है। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी भयानक आश्चर्य इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह हाइपर स्लीप के लिए खुद को तैयार करती है, वह एलियन को देखती है, जिंदा। यह चालाकी से शटल के पाइपवर्क के बीच छिपा हुआ है, अपने लंबे शरीर को मशीनरी में मोड़कर। यह परम सर्वाइवर है। रिप्ले चुपचाप एक स्पेस सूट में फिसल जाती है। उसका दिमाग एक योजना बनाने के लिए तेज से दौड़ रहा है। उसे स्मार्ट होना होगा, कोई अचानक हरकत नहीं। वह खुद को पायलट की कुर्सी पर बांधती है और स्विच पलटना शुरू करती है। यह दिखावा करती है कि सब कुछ सामान्य है। उसकी योजना प्राणी को एयरलॉक से बाहर निकालना। यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। वह एयरलॉक खोलती है और विस्फोटक डीकम्प्रेशन एलियन को उसके छिपने की जगह से बाहर निकाल देता है। वह दरवाजे से कसकर चिपका रहता है, लेकिन रिप्ले एक ग्रैपलिंग हुक चलाती है। अंततः परफेक्ट जीव को अंतरिक्ष के ठंडे कठोर वैक्यूम में उड़ा देती है। यह आखिरकार खत्म हो गया है। रिप्ले, नोस्ट्रोमो की एकमात्र मानव सर्वाइवर, ने परम शिकारी का सामना किया है और जीत गई है। वह और जोन्स आखिरकार आराम कर सकते हैं।
उसकी जीत हालांकि एक भयानक विरासत छोड़ जाती है। इसने साबित किया कि अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे जंगल में सबसे बड़ा खतरा केवल वे अज्ञात प्राणी नहीं है जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं, बल्कि उन मनुष्यों के ठंडे गणना किए गए निर्णय हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। आपके लिए सबसे डरावना सीन कौन सा था?